स्टडी ग्रुप्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी की जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही ताजा और असरदार है। हाँ बिल्कुल। कहानी का नाम है उसने कहा था। और क्या कहानी है? हमारे पास चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की इस अमर कहानी का एक सारांश है जो दिगंत भाग 2 किताब से लिया गया है और खास तौर पे बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। लेकिन आज हमारी कोशिश सिर्फ इस सारांश को दोहराना नहीं बल्कि इसके जरिए कहानी की रूह तक उतरना है। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक साधारण से दिखने वाले वादे की ये कहानी इतनी असाधारण बन जाती है। और ये वाकई एक असाधारण कहानी है। इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है। इसमें प्रेम, कर्तव्य और बलिदान की ऐसी परतें हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है अमृतसर के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में। माहौल बड़ा जीवंत है। एक 12 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की। दोनों अपने अपने घर का सामान लेने आए हैं और कभी किसी दुकान पर तो कभी किसी नुक्कड़ पर टकरा जाते हैं। और हर बार लड़का उस लड़की से एक ही चीज पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? यहीं रुकते हैं एक पल के लिए। ये सवाल ये बहुत दिलचस्प है। कुड़माई मतलब मंगनी या सगाई? हाँ। एक 12 साल के लड़के का ये सवाल पूछना सिर्फ एक मजाक नहीं है। ये उस उम्र की एक बहुत ही क्या कहते हैं, मासूम जिज्ञासा है। शायद अपने अंदर पनप रहे एक अनजाने से लगाव को समझने का एक तरीका। अच्छा। वो सीधे सीधे ये नहीं कह सकता कि वो उस लड़की को पसंद करता है, तो वो ये सवाल एक बहाने की तरह इस्तेमाल करता है। और लड़की का जवाब भी उतना ही मजेदार है। वो हर बार आंखों में शरारत लिए धत कहकर भाग जाती है। हाँ, एक तरह का खेल बन गया है दोनों के बीच, एक अनकहा रिश्ता जो इसी सवाल और जवाब के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन एक दिन ये खेल खत्म हो जाता है। बिल्कुल। एक दिन जब लड़का वही सवाल दोहराता है तो लड़की अपनी आदत के खिलाफ शर्माने के बजाय थोड़ा संजीदा होकर कहती है, हाँ हो गई। और वो शाल भी दिखाती, रेशम के फूलों वाला। हाँ, और ये एक पल में सब कुछ बदल देता है। लड़के की दुनिया ही जैसे पलट जाती है। कहानी में लिखा है कि जवाब सुनकर लड़का सन्न रह जाता है और फिर रास्ते में घर जाते हुए वो अजीब हरकतें करने लगता है। किसी को नाली में धकेल देता है, एक खोमचे वाले का ठेला उलट देता है, एक कुत्ते को पत्थर मारता है। हाँ? मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ उसके गुस्से का इजहार है, लेकिन क्या ये उससे ज्यादा कुछ है? क्या ये उसके दिल टूटने का, उसकी मासूमियत के खत्म हो जाने का प्रतीक है? आपने बहुत सही पकड़ा। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक तरह का शौक है, एक मोहभंग है। मोहभंग? हाँ, जिस दुनिया को वो अब तक एक खेल की तरह देख रहा था वो अचानक बहुत असली और कठोर हो गई है। उसकी ये हरकतें उस अंदरूनी तूफान का बाहरी प्रदर्शन है। वो एक ही पल में जैसे बड़ा हो गया। बचपन का वो दौर, वो बाजार की मुलाकातें वहीं खत्म हो गई। और फिर कहानी एक लंबी छलांग लगाती है। 25 साल। अमृतसर का वो बाजार और वो लड़का बहुत पीछे छूट गए हैं। अब हम प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर हैं, फ्रांस की बर्फीली खंदकों में। और वो लड़का अब है जमादार लहना सिंह। कितना बड़ा बदलाव है ये एक जबरदस्त बदलाव है। सोचिए, अमृतसर की गलियों की चहल पहल से सीधे यूरोप की युद्ध के मैदान की तबाही में। और यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि लहना सिंह और उसके जैसे हजारों भारतीय सैनिक एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जो उनकी अपनी नहीं थी। सही बात है। वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे जिसने उनके अपने देश पर कब्जा किया हुआ था। इस पृष्ठभूमि में उनका बलिदान और भी जटिल और मार्मिक हो जाता है। कहानी में हमें यहाँ कुछ और किरदारों से भी मिलाया जाता है। सूबेदार हजारा सिंह हैं, उनके बेटे बोधा सिंह हैं जो बीमार रहते हैं, और एक है वजीरा सिंह जो अपनी मजाकिया बातों से उस भयानक माहौल में भी हंसी के कुछ पल्ले आते हैं। हाँ, और सारांश में जिक्र है कि लहना सिंह बीमार बोधा सिंह का बहुत ख्याल रखता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लहना सिंह कड़ाके की ठंड में अपनी दोनों जर्सियां और कंबल बोधा सिंह को दे देता है और खुद पहरे पे खड़ा हो जाता है। और जब सूबेदार पूछते हैं तो बहाना बना देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सैनिक का अपने अफसर के बेटे के प्रति कर्तव्य नहीं है। तो ये क्या है? क्या ये सिर्फ उसका अच्छा स्वभाव है या इसके पीछे कोई और वजह है? मुझे लगता है ये उसके किरदार की निरंतरता को दिखाता है। निरंतरता? हाँ, याद कीजिए कहानी का पहला हिस्सा जहां उसने उस लड़की को एक तांगे के नीचे आने से बचाया था। ओ हाँ। हाँ, ये सुरक्षा का भाव,
दूसरों के लिए खुद को जोखिम में डालने की प्रवृत्ति लहना सिंह के चरित्र का मूल हिस्सा है। जो उसने बचपन में किया था वही वो अब युद्ध के मैदान में कर रहा है। मतलब वो स्वभाव से एक रक्षक है। बिल्कुल, और यही स्वभाव आगे चलकर उसकी किस्मत तय करेगा। वाह, मैंने इसे इस तरह कभी नहीं जोड़ा था। इसका मतलब है कि उसका किरदार 25 सालों में बदला नहीं, बस उसे प्रकट होने के लिए एक बड़ा मंच मिल गया। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। युद्ध पर जाने से कुछ समय पहले लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह अपने घर बुलाते हैं और वहां उसकी मुलाकात होती है सूबेदारनी से। शुरू में तो लहना सिंह उन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन सूबेदारनी उसे तुरंत पहचान लेती हैं। हाँ, वो वही लड़की है जिससे वो 25 साल पहले अमृतसर के बाजार में मिला करता था। एक बात जो मुझे हमेशा से हैरान करती है वो ये है कि सूबेदारनी इतने सालों बाद लहना सिंह पर इतना बड़ा भरोसा कैसे कर लेती हैं। वो उसे बुलाकर अकेले में मिलती हैं और कहती हैं, जिस तरह उस दिन तुमने मुझे तांगे से बचाया था, उसी तरह मेरे पति और मेरे इकलौते बेटे की रक्षा करना। हाँ, वो अपना आंचल फैलाकर उससे ये भीख मांगती हैं। क्या ये मांग जायज थी? एक बचपन की धुंधली सी याद पर इतना बड़ा बोझ डाल देना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तार्किक रूप से देखें तो शायद ये जायज न लगे, लेकिन ये कहानी तर्क पर नहीं, भावनाओं पर चलती है। शायद सूबेदारनी ने लहना सिंह की आंखों में वही पुरानी ईमानदारी और सुरक्षा का भाव देखा होगा, या शायद वो एक माँ की हताशा में थी और उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। लेकिन लहना सिंह के लिए बोझ नहीं है। उसके लिए ये क्या है फिर? उसके लिए ये उसके जीवन को मिला एक मकसद है। जिस लड़की से वो कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया, जिसे वो शायद कभी भूला ही नहीं था, उसी ने आज उससे कुछ मांगा है। हाँ, ये अनुरोध उसके लिए एक आदेश बन जाता है। यहीं से कहानी का शीर्षक उसने कहा था पूरी तरह से सार्थक हो जाता है। अब उसकी हर सांस, हर एक्शन इसी एक वादे को पूरा करने के लिए होगा। और फिर सारांश में एक बहुत ही अजीब सा हिस्सा आता है ना? हाँ, वो बालकृष्ण भट्ट वाला। बिल्कुल। कहानी के बीच में अचानक एक पैराग्राफ आता है जो बालकृष्ण भट्ट और बातचीत की कला के बारे में है। उसमें लिखा है कि अच्छी बातचीत कानों को सुख देती है और अपने आप से बात करना बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। ये कहानी के प्रवाह में एकदम अलग थलग लगता है। हाँ, लगता तो है, आस पैदा करता है। जरा सोचिए, एक तरफ बालकृष्ण भट्ट है जो बातचीत और संवाद के महत्व पर जोर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था है, जिसकी पूरी बुनियाद ही अनकही बातों पर टिकी है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब एक तरफ शब्दों की ताकत और दूसरी तरफ खामोशी की शक्ति। बिल्कुल। लहना सिंह ने कभी अपने प्रेम का इजहार नहीं किया। सूबेदारनी ने भी सीधे सीधे ये नहीं कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है या मुझे याद है। उसने बस एक पुरानी घटना का वास्ता दिया। सही। इस कहानी में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो ऊंची आवाज में कभी कहीं ही नहीं गईं, वो सिर्फ महसूस की गई और निभाई गईं। तो एक तरह से ये बातचीत वाले पैराग्राफ का एक खामोश जवाब है। और ये खामोशी कहानी के अंत में सबसे ज्यादा गूंजती है। लड़ाई के मैदान में लहना सिंह को एक जानलेवा घाव लगता है। हाँ, उसकी पसली में गोली लगी है। लेकिन वो अपनी परवाह किए बिना सूबेदार और उसके बेटे बोदा सिंह को एक सुरक्षित गाड़ी में बिठाकर वापस भेज देता है। और वो सूबेदार से कहता है कि जब घर पहुंचें तो सूबेदारनी से कह देना, उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। और वो मरते दम तक अपना वादा निभाता है। यहाँ कहानी के सारे धागे आकर मिल जाते हैं। उसका त्याग, उसका प्रेम और उसका कर्तव्य सब एक हो जाते हैं। और जब वजीरा सिंह उसे अपनी गोद में लिटाता है, हाँ, तो लहना सिंह अपने आखिरी पलों में अतीत की यादों में खो जाता है। उसे वही अमृतसर का बाजार, वही लड़की, वही सवाल सब याद आता है। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म होती है। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि लहना सिंह का ये बलिदान असल में किसके लिए था? देश के लिए या उस एक वादे के लिए? क्या ये देशभक्ति थी या व्यक्तिगत प्रेम का चरम? यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। गुलेरी जी इन दोनों को अलग नहीं करते, बल्कि एक दूसरे में गूंद देते हैं। अच्छा। लहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिपाही है और देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन उस कर्तव्य को निभाने की जो असली प्रेरणा है, जो आंतरिक शक्ति है, वो उसे सूबेदारनी के उस वादे से मिलती है। मतलब एक निजी वादा उसके सार्वजनिक कर्तव्य को एक गहरा अर्थ दे देता है। बिल्कुल। वो देश के लिए लड़ रहा है, लेकिन उस लड़ाई में उसका सबसे बड़ा मिशन उस एक वादे को पूरा करना है, क्योंकि उसने कहा था। तो आज हमने उसने कहा था कि सारांश के जरिए कहानी की गहराइयों को टटोलने की कोशिश की।
ये एक ऐसी कहानी है जो अमृतसर के बाजार में एक मासूम सवाल से शुरू होती है और फ्रांस के बर्फीले मैदानों में एक निस्वार्थ बलिदान पर खत्म होती है। बिल्कुल। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत शायद उन भावनाओं में है जिन्हें कभी शब्दों में नहीं बांधा गया। लहना सिंह का प्यार उसकी खामोशी में था, उसकी परवाह में था और अंत में उसके बलिदान में था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार जो कहा नहीं जाता वो कहे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कहानी का शीर्षक है उसने कहा था, यानी सूबेदारनी ने जो कहा उस पर केंद्रित है। पर अगर हम कहानी को लहना सिंह के नजरिए से देखें तो उसकी पूरी कहानी उन शब्दों से बनी है जो उसने कभी नहीं कहे। बहुत गहरा सवाल है। तो सोचिए, लहना सिंह की ये अनकही कहानी हमें उसके किरदार, उसके प्रेम और उसके त्याग के बारे में क्या बताती है।